वेलकम एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट रिकैप में। अब यहाँ पर हम वो हर चीज डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो आप मिस कर चुके होंगे। अब ये अफेक्ट करेगा आपके पोर्टफोलियो को और आपके आने वाले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। कहाँ एसआईपी करनी चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। सो पिछले एक हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल हो चाहे फाइनेंशियल हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत खराब रिजल्ट्स आए और क्रूड और डॉलर, रुपी, इन सब ने भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी है। अब क्या है वो चीजें, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिजल्ट से। अगर आपके पोर्टफोलियो है इस वक्त मार्केट में, आप एसआईपी करते हैं, तो ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे जरूर। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनमें से एक स्टॉक तो जरूर होगा आप सबके पास। तो क्या हुआ है इसमें, सबसे पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स आए और बिल्कुल एक्सपेक्टेड था ना, जैसा बिल्कुल वैसे ही आए, मतलब डिसअपॉइंटिंग। यस, आईटी सेक्टर अगर आप देखोगे तो लाइफ टाइम हाई से इतना नीचे क्यों चल रहा है भाई? क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि इनका रेवेन्यू फ्लैट रहने वाला है, कुछ साल तक ग्रो नहीं करने वाला, बिकॉज एआई आ रहा है। तो सब लोग एआई की तरफ जाना चाहेंगे और एआई आने के बाद ओवरऑल बेसिस पे ये इतना चार्ज नहीं कर पाएंगे अपने क्लाइंट से जितना ये पहले कर पा रहे थे, क्योंकि 10 लोगों का काम एटलीस्ट एक एआई टूल कर देता है अगर आप देखोगे तो, अगर एक अच्छा सीनियर एक्सपर्ट बंदा यूज कर रहा है। अब काफी ऐसा इसका देखने को मिला। तो यहाँ पे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, सबके रिजल्ट्स को आप देखो। 2004 के बाद टीसीएस ने पहली बार अपने रेवेन्यू में डिप दिखाया है। यहाँ पे तो रेवेन्यू नीचे गया है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं, लेकिन क्यों बढ़े हैं? क्योंकि आप देखो ले ऑफ्स बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपने अच्छे खासे एम्प्लॉयज को निकाला, एटलीस्ट 10% एम्प्लॉयज को निकाल दिया है काफी सारी कंपनीज ने। दूसरा, डॉलर आप देखो इतना बढ़ गया, 95 चल रहा था, 94 चल रहा था एक टाइम पे, तब भी जाकर के हमारे आईटी कंपनीज कुछ अच्छा बहुत ज्यादा खास नहीं कर पाई। तो कितना सपोर्ट मिला इन्हें रुपए के कमजोर होने से। तो कहीं ना कहीं आगे भी अगर आप देखोगे तो अभी सिर्फ अनसर्टेनिटी है आईटी को लेकर के। कुछ नहीं कह सकते कि कब रेवेन्यू अपटिक आना शुरू होगा। रेवेन्यू हो सकता है अगले 2 साल भी बिल्कुल फ्लैट रहे ड्यू टू एआई, और एआई में आगे क्या एडवांसमेंट आती है आपको प्रे करना होगा कि ज्यादा ना आए अगर आप चाहते हो कि हमारा आईटी सेक्टर बचा रहे तो। सो काफी, मैं कहूंगा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त आईटी सेक्टर को एनालाइज करना। अब बात करेंगे हमारे दूसरे सेक्टर की, दैट इज बैंकिंग। अब बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, आईटी से बिल्कुल उल्टा। आप देखो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई का बहुत अच्छा हुआ है, बढ़ा है। इसके अलावा आप देखो कि इनके जो प्रोविजंस हैं बैड लोन्स के कम हुए हैं, तो बैड लोन्स कम हो रहे हैं तो और बढ़िया है। रेवेन्यू ग्रोथ, लोन ग्रोथ बहुत अच्छा आया है ओवरऑल बेसिस पे, लेकिन कुछ चीजें खराब है। अब ओवरऑल ये कोई बैंक ऐसा नहीं है जो यहाँ पे पुअर परफॉर्म कर रहा है, लोगों की मेंटालिटी बड़ी चेंज हो गई है। अगर आप देखो कि पिछले 10 साल से ना, तो यहाँ पे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ये कहीं ना कहीं बेकार होता जा रहा है बैंक्स का। इसका मतलब कि बैंक लोन देता है जिसमें ग्रोथ आती है 13-14% की, मैं पिछले साल से 14-15% ज्यादा लोन दे रहा हूं, लेकिन वो पैसा कहां से आएगा? डिपॉजिट से। डिपॉजिट की ग्रोथ सिर्फ 9 से 10% हो रही है। अब इससे हो क्या रहा है? इससे बुरा असर आ रहा है बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्योंकि वो पैसा डिपॉजिट से बड़े सस्ते दाम पर मिल जाता था, अब उन्हें बॉन्ड्स इशू करने होंगे, राइट? अब उन्हें पैसा कहीं और से लाना होगा और फिर वो उसे लेंड करेंगे, तो बैंक्स के मार्जिन पे से फर्क पड़ सकता है। उसमें भी आप ये देखो कि इंडियन लोगों का माइंडसेट कैसा है। लोग ना पीएसयूज में पैसा डालना पसंद कर रहे हैं, तो जिसके सेविंग्स अकाउंट में पैसा है या एफडी करना चाहता है कोई, तो वो पीएसयू बैंक्स को देना चाहता है rather than प्राइवेट बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स आप देखो पिछले 1-2 साल में ना पिटे हैं, और पीएसयू बैंक्स ने पैसा कमा करके दिया है, क्योंकि इनको डिपॉजिट ज्यादा मिल जाता है सस्ते रेट पे, तो ये ज्यादा लोन भी दे पाता है। तो ये देखो, ये सारा जो साइकोलॉजी है ना लोगों की, उसके वजह से बैंकिंग सिस्टम पे पूरा इंपैक्ट आ रहा है। और जो साइकोलॉजी चेंज हो रही है कि पैसा अब शेयर मार्केट में लगाना है, बॉन्ड में लगाना है, ना कि एफडी करना है या बैंक्स में रखना है, ये भी काफी इंपैक्ट कर रहा है हमारे बैंक्स को। तो ये रहा हमारे बैंकिंग सेक्टर रहा, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी और आगे कोई गाइडेंस नहीं दी है एचडीएफसी ने, ठीक है? कोई गाइडेंस नहीं दी है, ना ये कुछ कह रहे हैं कि इन्हें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आने वाले वॉर से। ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटीज रहेंगी, बट दिल जस्ट वेट एंड वॉच, कोई स्पेसिफिक कमेंट इनके नहीं आए हैं इसके ऊपर। तो ये हो गया हमारा बैंकिंग सेक्टर। आईटी सेक्टर हमने कवर कर दिया कि यार इसके रिपोर्ट कार्ड इस बार बढ़िया नहीं है, लेकिन बैंकिंग काफी बढ़िया कर रहा है। अब बात करते हैं ब्रोकिंग की। बहुत सारे लोग ब्रोकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते ही नहीं है, लेकिन आपने नाम सुना होगा कुछ कंपनीज का, जैसे ग्रो अभी लिस्ट हुई थी, इसके अलावा एंजल वन, राइट? धमाकेदार रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ आया भाई इनका, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आया है। ग्रो के रिजल्ट्स में तो आप देखो कि बेहतरीन मतलब प्रॉफिट रहा है इनका। प्रॉफिट ग्रोथ मेरे ख्याल से 250% ऐसा कुछ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ सब बहुत अच्छा रहा है। एंजल वन रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट में रहा है, लेकिन डबल डिजिट 10-12% नहीं, 80% की मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी भी ऐसे ही बढ़ी है। तो बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें ब्रोकिंग इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। तो पॉइंट क्या है, जब बजट आया था तो एसटीटी इंक्रीज हुआ,
राइट। फ्यूचर्स के कॉस्ट बढ़ गया अगर आप बाय सेलिंग करते हो, तो वो एप्लीकेबल था 1 अप्रैल से। तो क्या इसके बाद अब रिजल्ट्स आगे पुअर आएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से कॉस्ट बढ़ गया है, एसिडिटी बढ़ गया है। तो वी रियली हैव टू सी कि अगले क्वार्टर क्या रहता है। तो इस बात को अपने दिमाग में आप जरूर रखना, अगर ये न्यूज सुन के आप चाह रहे हो कि मैं ब्रोकिंग के शेयर्स खरीद लूं तो। और इनके शेयर्स भी भाई ऐसे ही बढ़े हैं, बढ़िया शेयर्स में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है। अब हमने डिस्कस कर लिया ब्रोकिंग, तो अब आगे क्या है? अब आगे और भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने हैं, बड़े रिजल्ट्स आने हैं। एफएमसीजी से भी एक्सपेक्टेड है कि इस बार बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे, जो नेक्स्ट वीक आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की। सब लोग सिर्फ इसकी ही बात कर रहे हैं, तो मैंने इससे बाद में डिस्कस करने का सोचा और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें पहले डिस्कस करी है। जियोपॉलिटिकल जो चीजें है इस टाइम पे, मैं आपको जो भी बताऊंगा, हो सकता है 15 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट बाद कुछ और हो। सो चीजें बहुत अनसर्टन है। यहाँ पे ईरान और डोनाल्ड ट्रंप, यूएस नहीं, ईरान और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर के ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं, ये ट्रूस कर रहे हैं, जो दोनों ही बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और वॉलेटाइल मैं कहूंगा बीइंग्स हैं। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है यहाँ पे। मार्केट अगर आप देखोगे तो 2 हफ्ते लगातार पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई है, जो कि बहुत अच्छी चीज थी। करीब 2 से 2,500 पॉइंट की रिकवरी आई है निफ्टी में, वो भी बहुत बढ़िया है। बट यस, क्या ये सस्टेन्ड रहने वाला है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ट्रूस कब तक टिकेगा ये नहीं कह सकते। हालांकि ईरान ने फिर से ब्लॉक कर दिया इस वीडियो को बनाते वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और यहाँ पे जो डील्स थी इन्होंने कहा कि अब ये आगे कुछ बात नहीं बन रही है हमारी, तो हम इसे कैंसिल कर रहे हैं और अब फिर से ये नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी। कब होंगी नहीं होंगी ये हम कुछ नहीं कह सकते। क्रूड अगर आप देखोगे तो $95 पर बैरल के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो ये थोड़ी बहुत तो राहत है इसमें, लेकिन ये भी टेम्पररी है। कभी भी 100 के ऊपर ये चला जाता है, जिससे आप कह सकते हो कि 95 एक ऐसा लेवल ही नहीं है जो बहुत सेफ लेवल है। अब बैंक्स ने कुछ स्पेशल रिपोर्ट निकाली है दुनिया की इकोनॉमी पे। पूरी दुनिया में स्टैगफ्लेशन का रिस्क चल रहा है जी। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? अब इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस बढ़ गए, महंगी हो गई, प्याज टमाटर हर चीज महंगा हो गया। डिफ्लेशन मतलब चीजें सस्ती हो गई। चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है, दुनिया में बाकी जगह पे इन्फ्लेशन चल रहा है। आप यूएस इंडिया को देखो। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब आपकी इकोनॉमी भी नीचे जा रही है और चीजें भी महंगी हो रही है। ये तब होता है जब सप्लाई साइड पे प्रॉब्लम है, चीजों की कमी हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया और इकोनॉमी पुअर परफॉर्म कर रही है, तो इकोनॉमी नीचे जा रही है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है ये। 1970s के एरा में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल बैंक के जितने भी चेयरमैन थे ना, वो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे इसका रिस्क बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया ऑफ कोर्स इस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग अगर आप देखोगे कंट्रीज है। स्पेसिफिकली खाली मैं इमर्जिंग मार्केट्स की बात नहीं करूंगा, ओवरऑल सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो ये रिस्क अभी इंडिया के पास नहीं है। और जैसा कि पिछले हफ्ते आरबीआई ने कहा हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में कि इंटरेस्ट रेट्स अभी सेम रहने वाले हैं, थोड़ा वो कॉशियस रहेंगे, वो डेटा का वेट करेंगे और ट्रैक करेंगे कि इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है। और हमारे जो टारगेटेड ओवरऑल जो प्राइस जो इन्फ्लेशन का बैंड है वो उसमें रहता है या नहीं रहता है, जो 3 से 4% के बीच में है। सो इंडिया के लिए अभी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी इन्फ्लेशन में काफी बफर है जो हमारा इन्फ्लेशन चल रहा था उससे। बट यस, आगे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा मॉनसून को, क्योंकि वेदर अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा, बट एक्सपेक्टेड है कि इस बार समर्स हार्श रहने वाले हैं। एंड इसके चलते अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत सारे एयर कंडीशनर और ऐसी कंपनी जो कूलिंग इक्विपमेंट बनाती है, इनके शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत ही धमाकेदार इनकी सेल्स हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिससे रिलेटेड न्यूज आई पिछले हफ्ते की पिछले साल एवरेज इन्वेंट्री 50 से 70 दिन चल रहे थे, गाड़ियां नहीं बिक रही थी। इस बार शॉर्टेज हो गई है, सिर्फ 25 दिन पे आ गई एवरेज इन्वेंट्री। और अब ऐसा हो गया है कि जो होलसेल इन्वेंट्री जिससे पहले आप भरते हो, उससे पहले गाड़ियां बिक जाती है। मतलब गाड़ी को होलसेल में यहां पर लाने में 10 दिन लगते हैं, वो बिक जाती है 8 दिन। नेगेटिव हो गया, जो कि बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ड्रीम सिचुएशन है किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। तो ये था पिछले हफ्ते का पूरा अपडेट। अगर आपने कुछ भी मिस किया हो तो आई होप कि हमने वो यहाँ पे कवर किया है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम लेकर आए हैं और उसका इम्पैक्ट बताया है कि आपके पोर्टफोलियो पर क्या रहेगा। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए स्टॉक बॉक्स के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ड्रॉप कीजिए कॉमेंट कि आपके पास कौन से शेयर्स थे और आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं। Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.